फिशरीज साइंस के इस वीडियो में हम लोग टैगिंग ऑफ फिशेज की चर्चा करेंगे। टैगिंग ऑफ फिशेज फिशरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मछलियों के अध्ययन में टैगिंग करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके द्वारा हम मछलियों में कोई विशेष टैग या निशान उनके साथ लगाते हैं और उसके साथ फिर बाद में उससे संबंधित डाटा को इकट्ठा किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। टैगिंग ऑफ फिशेज में ये पहला भाग है, जिसमें हम लोग जो सामान्य सावधानियां हैं और टैगिंग के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इस बात की चर्चा करेंगे। तो टैगिंग को समझने के लिए आइए हम सबसे पहले कुछ चित्र के माध्यम से देखते हैं कि टैगिंग है क्या। इस चित्र में हम देख सकते हैं एक सफ़ेद रंग का टैग इस मछली के पेक्टोरल फिन से अटैच किया हुआ है। A white color tag is attached to the pectoral fins of the fish। और इस तरीके की जो टैगिंग होती है उसे हम बाह्य टैगिंग कहते हैं या एक्सटर्नल टैग इनको कहा जाता है, जो मछलियों के शरीर से बाह्य रूप से लगाए जाते हैं। और इसी तरीके के कुछ और टैग होते हैं जो कि मछलियों के शरीर में अंदर से फिट किए जाते हैं, उन्हें आंतरिक टैग या इंटरनल टैग कहते हैं। तो इस तरीके से मछलियों में टैग को लगाया जाता है और यह अलग अलग भागों में कहीं भी लगाए जा सकते हैं। मछलियों की अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से उनके टेल फिन के पास, उनके पेल्विक फिन के पास, उनके पेक्टोरल फिन के पास, गलफड़ों से या लोअर लिप में कहीं भी लगाए जा सकते हैं ये। तो इस तरीके से ये एक सामान्य टैग है। टैग में भी कई वैरायटियां होती हैं जो लगाई जाती हैं। एक दूसरा चित्र हम लोग लेते हैं तो उसमें भी देखते हैं। ये एक सिंपल, इस चित्र में जो दिख रहा है यह एक सिंपल स्टिकर है जो कि मछली के साथ एक संख्या के साथ लगाया गया है। और एक दूसरे फिगर में हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए इसमें थोड़ा दूसरे तरीके का टैग लगाया गया है, बट इट इज आल्सो एन एक्सटर्नल टैग अटैच नियर द पेक्टोरल फिन्स ऑफ द फिश। तो इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस टैग के साथ दर्ज हैं। तो इस तरीके से जो टैग हैं या स्टिकर्स हैं वो मछलियों के शरीर से बाह्य रूप से या मछलियों के अंदर फिट किए जाते हैं और फिर इन मछलियों को उनके हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर कुछ समय के बाद जब ये मछलियाँ नेचुरल रूप से फिर से पकड़ी जाती हैं तो उनके साथ वो टैग्ड फिशेज भी पकड़ी जाती हैं और फिर उन टैग को प्राप्त करके उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमें निकालने हैं उन इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार टैगिंग का जो कार्य है वो मछलियों में अनुसंधान में और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं जैसे फिश माइग्रेशन और जो दूसरी ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं मछलियों की, उनके लिए डाटा इकट्ठा करने के लिए टैगिंग का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टैगिंग। Tagging is a method of attaching a tag or stickers to the fish body। टैगिंग वास्तव में एक तरीका है जिसके द्वारा हम कोई टैग या स्टिकर्स मछली के शरीर से अटैच करते हैं। टैगिंग इज डन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ फिश एंड फिशरीज मैनेजमेंट। ये जो टैगिंग हम लोग कर रहे हैं ये मछलियों के शरीर मछलियों से कुछ विशेष प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए या उनसे कुछ विशेष डाटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, ताकि हम उस डाटा की सहायता से मछलियों का अध्ययन कर सकें, उन पर शोध कार्य किए जा सकें और फिर शोध कार्य से जो निष्कर्ष निकलता है
उसका उपयोग मछलियों के रहन सहन, उनके प्रबंधन में किया जाता है। सो टैगिंग इज बेसिकली डन फॉर द रिसर्च ऑन द फिशरीज and in fish biology. The information collected from the tags is used to point out certain information, certain conclusion, and this knowledge ultimately applies in the welfare of fish industries and also in the management of fisheries. Now, जो प्राचीन काल में जो टैगिंग किए जाते थे, तो वो टैगिंग का बहुत ही सरल तरीका होता था, जिसमें एक कोई सामान्य स्टिकर एक संख्या के साथ मछलियों के शरीर से अटैच कर दिया जाता था और ये सामान्यतः एक्सटर्नल टैग हुआ करते थे, यानी बाह्य टैग हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे टैगिंग की टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार हुआ, जिनमें अब आज के दौर में अनेक प्रकार के टैग उपयोग में लाए जाते हैं। वो एक सिंपल स्टिकर्स ना होके बल्कि काफ़ी परिष्कृत और काफ़ी विकसित स्वरूप वाले स्टिकर्स होते हैं। साथ ही साथ पहले के जो टैग होते थे तो उनमें केवल हम एक विशेष मछली में एक पहचान के रूप में हम एक स्टिकर लगाते थे और बाद में जब वो अलग अलग भागों से मछलियाँ पकड़ी जाती थीं और उनसे वो स्टिकर प्राप्त होते थे, तो उनसे ये पता चलता था कि ये वही मछली है जिसकी हम लोगों ने इतने समय पूर्व इस जगह पर टैगिंग की थी और इस क्षेत्र में ये मछली डाली गई थी। मतलब केवल वो पहले के जो टैग थे वो एक निशान के रूप में उपयोग किए जाते थे ताकि उस मछली को कुछ समय बाद आसानी से पहचाना जा सके। लेकिन जो आज के टैग हैं वो मात्र एक निशान के अलावा उनसे अब हम अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आज के टैग काफ़ी विकसित हो चुके हैं। वो मात्र एक स्टिकर ना होकर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में या कुछ मेटल प्लेट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं और ये न केवल एक्सटर्नल टैग के रूप में बल्कि फिशेज में इंटरनल टैग के रूप में इनसाइड द फिश बॉडी भी फिट किए जाते हैं ताकि उनसे हमें एक मजबूत तरीके से या विश्वसनीय तरीके से एक निश्चित अवधि के बाद डाटा प्राप्त हो सकें और उन पर हम ज़्यादा मजबूती से निर्भर रह सकें। तो आजकल की जो टैगिंग टेक्नोलॉजी है वो पहले की तुलना में काफ़ी विकसित हो चुकी है। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैव created a new situation both with respect to type of tags and the range of data that can potentially be collected. तो इसका मतलब वही है कि in recent times the types of tags is also evolved and the data which be getting from the tags is also verified and developed. Now we take another point. अब हम देखेंगे स्ट्रेटजिक प्लानिंग ऑफ टैगिंग, यानी कि हमें मछलियों पर कोई अध्ययन करना है तो उस अध्ययन के लिए जो हमें डाटा की आवश्यकता है और वह डाटा प्राप्त करने के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि ताकि हम उस हिसाब से टैगिंग कर सकें, उस हिसाब का टैग उपयोग में ला सकें और हमें जो हमारा उद्देश्य है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी फॉर दी टैगिंग in order to get the appropriate information or appropriate data from the tagging process। तो इसमें सबसे पहले ये केयरफुल असेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिसाइड एंड बेटर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव व्हाई वी आर गोइंग टू टैग ए फिश। मतलब हम मछलियों का टैगिंग किस उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं उसकी हमें व्यापक स्टडी होनी चाहिए। रिलेटिंग देम टू ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूजफुल बिफोर डिसाइडिंग ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट टैग्स एंड टैगिंग मेथड।
और फिर जो जिस तरीके के हमारा स्टडी प्लान है उससे हमें क्या लाभ होगा, और उस लाभ के हिसाब से ही हम अपना बजट तैयार करते हैं। क्योंकि अगर हम उससे लाभ हमें कम हो रहा है और हमने बहुत महंगा तरीका अपनाया है तो वो स्टडी बहुत यूज़फुल नहीं मानी जाएगी। तो हमें जैसा हमारी स्टडी है उसके हिसाब से ही विधियां अपनाते हैं, ताकि उसका कास्ट और बेनिफिट दोनों का मूल्यांकन करने पर हमें बेनिफिट मिले, यानी कि नेट हमें बेनिफिट ही उससे प्राप्त हो। तो इस तरीके से अगर हम अपने उद्देश्य को बेटर एनालाइज कर रहे हैं, उसको उस पर होमवर्क कर लिया है और फिर उस हिसाब से हम टैग का सिलेक्शन करते हैं, टैगिंग मेथड का सिलेक्शन करते हैं, तो हमें सफल होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। दूसरी जो इसमें है, इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ फिश टू बी टैग्ड इन रिलेशन टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिकवरीज मस्ट बी कंसिडर्ड। और इस प्रक्रिया में हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि हम कितनी मछलियों की टैगिंग करेंगे। चूँकि जिस हमारा अध्ययन जिस प्रकार का है और हम जिस मछली पर अध्ययन करना चाह रहे हैं उसमें हमें ये भली बात ज्ञात होना चाहिए कि उनकी रिकवरी रेट क्या है। यानी कि हम अगर प्रति 100 फिशेस की टैगिंग कर रहे हैं तो उनमें से कितनी मछलियों से हमें टैग वापस प्राप्त होंगे, और जिन मछलियों से हमें टैग वापस प्राप्त होंगे उन्हीं से ही हमें डाटा प्राप्त होंगे। तो उस हिसाब से हमें जितनी डाटा हमें रिक्वायर्ड हैं, जितने हमें मिलने चाहिए, उस अनुपात में ही उतने नंबर में मछलियों की टैगिंग करेंगे। मतलब ये है कि अगर हमें जो टैगिंग रिकवरी रेट है वो किसी फिश प्रजाति में कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों की टैगिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी मछलियों का टैग लास्ट हो सकता है, वो सर्वाइव हो सकता है ना कर पाए लॉन्ग टर्म में। तो हमें मतलब किसी प्रजाति में अल्टीमेटली कितनी रिकवरी रेट है उस हिसाब से उनका नंबर डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हम कितनी मछलियों की टैगिंग करें। इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ फिशेस टू बी टैग्ड इन रिलेशन टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिकवरीज मस्ट बी कंसिडर्ड। ये पहला पॉइंट हो गया। और इसके साथ एज वेल एज द नंबर ऑफ रिकवरीज नीडेड फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान्ड फॉर द डाटा। हमें जो है सांख्यिकीय रूप से अपने कार्य के लिए कितने डाटा की ज़रूरत होगी, कितनी मछलियों से हमें डाटा की ज़रूरत होगी, उस हिसाब से नंबर ऑफ फिशेस का चुनाव करते हैं कि हमें कितनी, जैसे मान लीजिए कि हमें 500 मछलियों में न्यूनतम डाटा मिलने चाहिए और 100 मछलियों में मान लीजिए कि 50 मछलियाँ या 50% ही रिकवरी होती है, तो 500 प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 1000 फिशेस की टैगिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी भी स्टडी होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर फिश में टैग की रिकवरी दर क्या है, ताकि हमें जब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुके तो उस समय तक पर्याप्त मात्रा में डाटा या टैग युक्त मछलियाँ प्राप्त हो सकें। तो पहली स्ट्रेटजी में हमें अपने ऑब्जेक्टिव की पूरी स्टडी करनी चाहिए, उसका कास्ट, उसके तरीके, टैगिंग का जो मेथड है इसकी इस पर अध्ययन कर लेना चाहिए, उस पर होमवर्क कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर जो कितनी फिशेस पर हमें टैगिंग करनी है और पर्टिकुलर जो मछलियों की प्रजाति है जिस पर हम टैगिंग करना चाहते हैं या जिस प्रजाति की स्टडी करना चाहते हैं उनकी रिकवरी रेट क्या है, और हमें अपनी स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए कुल कितनी मछलियों की रिकवरी न्यूनतम होनी चाहिए, उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में मछलियों की टैगिंग करनी चाहिए। और इसमें इन प्लानिंग टैगिंग प्रोसीजर्स it should be appreciated that the handling time for each fish needs to be short. This is necessary for better fish survival and also for the economy of the project. When we are going to plan for the tagging of fish, one thing we must keep in mind that the time consumed or time expended during the tagging process must be
मिनिमम, क्योंकि जितना भी हम मिनिमम टाइम लेंगे, वॉट एवर मिनिमम टाइम वी टेक, देयर वुड बी मोर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिशेज। अर्थात टैगिंग की प्रक्रिया में जितना जल्दी हम टैगिंग कर लेते हैं किसी मछली की, उतना ही ज़्यादा उसके सर्वाइव करने के चांस होते हैं। टैगिंग की प्रक्रिया में जितना ज़्यादा समय किसी पर्टिकुलर फिश पर लगेगा, उतना ज़्यादा ही उसके सर्वाइवल के चांस कम होते जाते हैं। इसलिए हमें इस जो फैक्ट है इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम टैगिंग की प्रक्रिया पहली बार कर रहे हैं तो उसका हमें पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, उसका रिहर्सल कर लेना चाहिए, ताकि टैगिंग के दौरान कम से कम समय लगे। If a method is used for the first time, it is very important to practice or rehearse the tagging procedure to minimize handling time. Since it is evident that if we take longer time in tagging process, then there would be minimum chance of survival of the fishes. So, if we are going first time to tag a fish, it is important that before tagging we should practice the entire process of tagging and rehearse it. So, during tagging process it takes minimum time. अगर हम पहली बार टैगिंग की प्रक्रिया करने जा रहे हैं तो हमें जो है टैगिंग की तो इस तरीके से टैगिंग की प्रक्रिया में अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो उस Now treatment of fish during capture, tagging and release. It means which type of treatment fish require during capture, tagging and release. जब अगर हम टैगिंग की प्रक्रिया करने जा रहे हैं तो उस दौरान मछली को पकड़ने के दौरान, फिर उसकी टैगिंग करने के दौरान और फिर उन्हें पुनः टैगिंग करने के बाद जब हम पुनः उनके हैबिटेट में, उनके वास स्थान में उन्हें छोड़ते हैं, तो इस दौरान क्या क्या सावधानियां और क्या क्या ट्रीटमेंट उसके साथ करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है कैप्चर ऑफ फिश फॉर टैगिंग, यानी कि जो टैगिंग की प्रक्रिया हम लोग करने जा रहे हैं उसके लिए मछलियां हम किस तरीके से पकड़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग कैप्चर इज द सर्वाइवल ऑफ द फिश टू बी टैग्ड आर मार्क्ड। जो पहली बात है मछली पकड़े के दौरान, वो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मछली पकड़ने का तरीका है हमारा, उससे मछलियों के सर्वाइवल पर कितना असर पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और इसको हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। मछलियों को कलेक्ट करने के दौरान जिन मछलियों की टैगिंग हमें करनी है उनके कैप्चर के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि जो मेथड हम कैप्चर का अपना रहे हैं उसका उनके सर्वाइवल पर क्या असर पड़ेगा। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश वेरी ए ग्रेट डील इन हाउ वल्नरेबल दे आर व्हेन हैंडल्ड। जो मछलियों की अलग अलग प्रजातियां हैं वो मछली पकड़ने की जो विधि है उसका उनकी सेहत पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ मछलियां उनके पकड़ने से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं और उनका सर्वाइवल काफ़ी कम हो जाता है, जबकि दूसरी प्रजातियां ऐसी हैं जिन पर कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनको कैप्चर के बाद वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती और उनका सर्वाइवल अच्छा बना रहता है। तो जिस भी प्रकार की फिश पर हमें टैगिंग करनी है उनका उसकी जो सर्वाइवल रेट है और उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है उसका हमें ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें सेफ तरीका उनके कैप्चर का अपनाना चाहिए ताकि उनका सर्वाइवल अच्छा बना रहे टैगिंग के पश्चात। और इसके अलावा फिश फॉर टैगिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी कन्वेंशनल कैप्चर मेथड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मछली पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मेनी कन्वेंशनल वेज फॉर द कैप्चर ऑफ फिशेस। तो अब हमें इन्हीं कन्वेंशनल मेथड्स में से ही कोई सुटेबल मेथड चुनना चाहिए
but the suitability of the catching method may vary, and one should survey the best method available for catching the fishes. So there are many ways for capturing a fish, and we should inquire the entire method and select the best suitable method which uh, favorably suit to our टैगिंग प्रोसेस, जो हमारी टैगिंग प्रोसेस के लिए सबसे उपयुक्त हो उस विधि का चुनाव करना चाहिए। जो तमाम परंपरागत तरीके हैं मछलियों के पकड़ने के, उनमें से सबसे सेफ जो तरीका है वो अपनाना चाहिए। तो जो इसका निष्कर्ष ये है कि मछली पकड़ने के दौरान हमें उनके सर्वाइवल या वो उनकी जो जीवत्ता है वो अच्छी बनी रहे, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और वो पकड़ने से ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, जबकि दूसरी प्रजाति की मछलियों पर कम भी असर पड़ सकता है। तो उस हिसाब से हम जिस प्रकार की मछलियों को टैगिंग करनी है उस हिसाब से हमें सेफ तरीके अपनाने चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। Among different method of capturing a fish, one method is commercial fishing method. Commercial fishing method means the capture of fish at large numbers at industrial level. कमर्शियल फिशिंग मेथड का मतलब है कि बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ना। परंपरागत तरीकों में हम अक्सर कम मात्रा में मछलियां पकड़ते हैं या एक व्यक्तिगत उपयोग के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं या कुछ ही लोगों के उपयोग के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं, जबकि कमर्शियल फिशिंग मेथड में बहुत बड़े पैमाने पर यांत्रिक मशीनों युक्त नौका और जहाज़ों का उपयोग करके भारी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो कमर्शियल मेथड जो टैगिंग की प्रक्रिया है उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि कमर्शियल फिशिंग मेथड आर नॉर्मली डिज़ाइंड टू ऑप्टिमाइज हार्वेस्ट। जो कमर्शियल फिशिंग मेथड है दैट इज़ टोटली इस बात को लेकर होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मछली प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ी जा सके। उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि पकड़ी हुई मछलियाँ वो मरेंगी या ज़िंदा रहेंगी, मतलब वो कितने समय तक सर्वाइव रहेंगी, इससे उन्हें मतलब नहीं होता है। कमर्शियल फिशिंग मेथड टोटली जो टारगेट करता है दैट इज़ टू कैप्चर लार्ज नंबर ऑफ फिशेस, दे डज नॉट माइंड the health of the fishes during the capturing process. So commercial fishing method did not suit या did not favorable for the tagging process. कमर्शियल फिशिंग मेथड जो है वो टैगिंग की प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें मछलियों की इंजरी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं, उनका सर्वाइवल काफ़ी कम हो जाता है। इस वजह से जो कमर्शियल फिशिंग मेथड है वो अच्छा नहीं होता है। दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल फिश मे हैव बीन स्ट्रेस फॉर लॉन्ग पीरियड इन द ईयर एंड थस बिकम लेस फिट फॉर टैगिंग। इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल फिशिंग मेथड है इनमें मछलियों को लंबे समय तक जाल के अंदर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें ज़्यादा समय तक स्ट्रेस सहन करना पड़ता है और इससे उनका सर्वाइवल रेट काफ़ी कम हो जाता है। सो ड्यू टू दिस द कमर्शियल फिशिंग मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर टैगिंग प्रोसेस। सो जो नेक्स्ट है उसको हम लोग देखते हैं। When fish are using much energy during flight or fright reactions, lactic acid is produced by glycolysis in the muscles. जब हम मछलियों को पकड़ते हैं तो अक्सर वो
पकड़ से दूर जाने का प्रयास करती हैं। दे ट्राई टू गेट रिलीज फ्रॉम द कैप्चरिंग प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस दे फील स्ट्रेस and due to stress the lactic acid is produced inside the body of fish by the process of glycolysis. जब भी मछलियों को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं बचने के लिए, तो इस प्रक्रिया में उन्हें ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और उनकी पेशियों में ग्लाइकोलिसिस के कारण लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। जैसा कि हम लोग जब कड़ी मेहनत करते हैं तो हम लोगों में मसल्स में लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, और इस तरीके से अगर उन्हें हम ज़्यादा समय तक स्ट्रेस में रखते हैं तो लैक्टिक एसिड की मात्रा उनमें ज़्यादा बनती है, लंबे समय तक बनती है, और यह लैक्टिक एसिड जो उनके शरीर में वो इकट्ठा होता जाता है। अल्टीमेटली इस लैक्टिक एसिड की मात्रा उनके शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एन एक्सेज ऑफ दिस कैन बिल्ड अप इन दी ब्लड इफ द फिश डज नॉट हैव टाइम टू रिकवर। यानी कि अगर हम मछलियों को उनकी कैप्चर के दौरान लगातार उनको स्ट्रेस में रख रहे हैं और उनको रिकवरी के लिए, उनको आराम के लिए उचित वातावरण में नहीं रखा जाता है, तो उनमें लैक्टिक एसिड जो बना हुआ है उसकी मात्रा बनी रहती है, या बराबर स्ट्रेस में रहने के कारण उनकी एक्टिविटी, फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म ये ज़्यादा होती है, जिससे उनमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बराबर बढ़ती जाती है, जिससे उनके सर्वाइवल का, उनकी डेथ की चांस बढ़ जाता है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि कैप्चरिंग के दौरान उनमें स्ट्रेस कम से कम डेवलप हो, ताकि इन मछलियों को उनमें सर्वाइवल ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकें। फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टैगिंग। अब आफ्टर द कैप्चरिंग ऑफ फिश, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्यूरिंग एंड आफ्टर टैगिंग। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टैगिंग, यानी कि मछलियों को पकड़ने के बाद अब हमें उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं, पहले और फिर टैगिंग के दौरान और टैगिंग हो जाने के बाद। तो इसमें मछली पकड़ने के बाद हमें उन्हें किसी सुटेबल टैंक में रखना होता है और वहाँ पर उन्हें कुछ समय तक आराम देना ज़रूरी है, ताकि उनमें जो लैक्टिक एसिड है, जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है, वो समाप्त हो सके और वो पुनः हेल्दी कंडीशन में आ सकें। तो इसके लिए कोई छोटे टैंक या आर्टिफिशियल टैंक होते हैं जहाँ पर हम ऐसी मछलियों को स्टोर करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि टैंक का जो पानी है उसकी फ्रेशनेस अच्छी हो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो और उसका टेम्परेचर भी उपयुक्त हो, क्योंकि यह देखा गया है कि अगर पानी का टेम्परेचर अधिक होता है तो ऐसे वातावरण में मछलियों में जो स्ट्रेस है वो बहुत, उसके समाप्त होने की दर बहुत कम होती है, बजाय कि अगर वो पानी का टेम्परेचर कम है तो उनमें स्ट्रेस के समाप्त होने की दर तीव्र होती है। तो इस तरीके से हमें जो जिस टैंक में उन्हें स्टोर करना है उसका फ्रेशनेस, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट और उसके टेम्परेचर को उपयुक्त बनाए रखना चाहिए, उसको उपयुक्त होना चाहिए, ताकि हम उन्हें अच्छी तरीके से स्टोर कर सकें। दूसरी चीज़, सुटेबिलिटी ऑफ द होल्डिंग टैंक्स डिज़ाइन। जो हमारी टैंक की डिज़ाइन है वो जो हमारी स्टोर करने वाली फिशेज हैं उसकी प्रजाति के हिसाब से उसको डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे टैंक की गहराई उपयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि मछलियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, कुछ बॉटम डॉयलर्स होती हैं, कुछ कॉलम डॉयलर्स होती हैं, कुछ सरफेस फीडर्स होती हैं। तो उस हिसाब से डिप्थ भी तय होनी चाहिए टैंक की, उनमें पर्याप्त स्पेस होना चाहिए और उसका टेक्सचर भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो उसमें उपयुक्त वातावरणीय दशाएं हैं, उनमें वनस्पतियां हैं या बाकी चीज़ें भी हमें जो फिशेस की प्रजाति है उस हिसाब से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।
नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ नेसेसरी एनास्थेटिक्स आर पैसिफायर्स। और स्टोर के बाद जब हम टैगिंग की प्रक्रिया करते हैं तो मछलियों को एक एनास्थीसिया दिया जाता है, एक उनको निश्चेतक दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा एक्टिविटी ना कर सकें, क्योंकि उस दौरान भी अगर वो ज़्यादा एक्टिविटी करेंगी तो फिर वही स्ट्रेस होगा, लैक्टिक एसिड डेवलप होगा और उनका सर्वाइवल का चांस कम होगा। तो टैगिंग के दौरान फिशेज जितनी शांत रहेंगी उतना ज़्यादा ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शांत रखने के लिए हम एनास्थीसिया का उपयोग करते हैं, निश्चेतक का उपयोग करते हैं या कुछ शांतकर चीज़ों को पैसिफायर्स का उपयोग करते हैं। तो हम जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और जिस प्रकार की फिशेस की टैगिंग करने जा रहे हैं उसके लिए उपयुक्त एनास्थीसिया या पैसिफायर्स के बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए और उसका चुनाव कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब हम टैगिंग करते हैं तो मछलियों में डैमेज होता है, उनमें इंजरी होती है, घाव उनमें उत्पन्न होते हैं। ऐसे घावों को सही करने के लिए और उनमें इन्फेक्शन ना डेवलप हो, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या दूसरे जो परजीवी हैं उनका इन्फेक्शन ना उत्पन्न हो, इसके लिए हमें उपयुक्त एंटीबायोटिक का चुनाव भी कर लेना चाहिए ताकि उसको स्टेलाइज किया जा सके और जो फिशेज हैं वो टैगिंग के बाद रिकवर हो सकें, तो इससे भी उनका सर्वाइवल अच्छा होगा। तो ये बातें हमें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ वाटर इन होल्डिंग टैंक्स, quality suitability of the holding tanks, and the nature and concentration of necessary anesthesia or pacifiers, sterilizing media for treating wounds। इतनी सारी चीज़ें तैयारी करने के बाद ही हमें जो है फिर टैगिंग की प्रक्रिया पार्ट में हम लोगों ने टैगिंग के लिए जो इस पार्ट में हम लोगों ने टैगिंग के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं और जो सावधानियां हैं उसके बारे में चर्चा किया। साथ ही साथ इस बात को भी जाना कि जो टैग हैं वो बाहर से अप्लाई किए जा सकते हैं या अंदर अप्लाई किए जाते हैं। ये मछलियों की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उन पर शोध कार्य के लिए, उनके अध्ययन के लिए टैगिंग की प्रक्रिया की जाती है। ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग टाइप ऑफ टैग्स जो दो तरीके के हैं, एक्सटर्नल टैग्स और इंटरनल टैग्स, और फिर इनमें जो विविध प्रकार के टैग्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रूप में टैग्स यूज किए जाते हैं, कुछ केवल मार्क के रूप में यूज किए जाते हैं। तो टाइप ऑफ टैग्स और फिर उन टैग्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, उनमें एनास्थीसिया की मात्रा कैसी होनी चाहिए, इसका अध्ययन करेंगे सेकंड पार्ट में। और फिर जब हम टैगिंग के बाद मछलियों को किस तरीके से उनको स्ट्रेस मुक्त करके फिर उनके हैबिटेट में डालना चाहिए और उसके बाद एक निश्चित समय के बाद फिर हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना है जिससे हमें उपयुक्त मात्रा में टैग युक्त मछलियाँ पुनः वापस प्राप्त हो सकें, क्योंकि जब ये टैग्ड फिशेज वापस मिलेंगी तभी उनसे संबंधित डाटा हमें मिलेंगे और तभी हमारा जो कार्य है वो सफल होगा। तो इस पार्ट में इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें टैगिंग का जो शेष भाग है उसमें हम देखेंगे। इसमें जो है थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।